Hello everyone, welcome to the Sci-Fly Chemistry. In this session, we are going to discuss the most important periodic trends in chemistry. तो केमिस्ट्री के ऐसे periodic trend कि जो आपको आने ही चाहिए, वो अगर आपको नहीं आता है तो आप इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे. सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई सारे पीरियोडिक ट्रेंड होते हैं जो डिफरेंट चैप्टर में आपको अप्लाई करने पड़ते हैं. तो कुछ ट्रेंड जो है वो केमिकल बॉन्डिंग के होंगे, कुछ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के होंगे, कुछ हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस केमिस्ट्री के होंगे. तो सारे पीरियोडिक ट्रेंड एक जगह पे मैं आपके लिए लेके आई हूँ. तो अगर आपने साइफ्लाई केमिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो. ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगे और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पीरियोडिक ट्रेंड. अब आप बोलोगे ये तो सबसे सिंपल है, राइट? तो सबसे सिंपल पीरियोडिक ट्रेंड होती है साइज. So if you consider the size of a cation, then top to the bottom size of any atom, cation, anion increases. इसके ऊपर ये सारे periodic trends depend है. So the size of cation, these are group 2 cation, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium. So top to the bottom size of cation increases. Now the next periodic trend is hydration energy और सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होने वाला है हाइड्रेटेड रेडियस के साथ. सो देखो, हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन अ कैटायन एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन. तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी. तो अगर आपको एल्यूमिनियम 3+ दिया है तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द मैग्नीशियम 2+. दूसरी बात, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस. तो रेडियस अगर कम है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी. सो बेरिलियम इज हैविंग स्मॉलेस्ट साइज, सो द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज हाईएस्ट. देन टॉप टू द बॉटम हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस. नाउ सी अगेन, द बेरिलियम इज हैविंग हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी मींस ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल बेरिलियम को अटैच होते जाएंगे और उसका एक स्फीयर तैयार होगा जिसे हम बोलेंगे हाइड्रेटेड स्फीयर और जिसके रेडियस को हम बोलेंगे हाइड्रेटेड रेडियस. तो जिस भी कैटायन की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है उसकी हाइड्रेटेड रेडियस भी ज्यादा होगी, राइट? हाइड्रेटेड रेडियस इंक्लूड कैटायन प्लस सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट कैटायन. सो बेरिलियम 2+ के सराउंडिंग में ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल आएंगे एंड दैट इज व्हाई हाइड्रेटेड रेडियस ऑफ बेरिलियम 2+ इज हाई एंड टॉप टू द बॉटम हाइड्रेटेड रेडियस डिक्रीजेस. The next property is mobility of ion. Now, mobility and conductivity, these two are directly proportional quantities. These two are directly proportional to each other. So, mobility का मतलब होता है कौन सा कैटायन फास्ट मूव कर सकता है. अब जिसकी साइज कम है वो फास्ट मूव कर सकता है. ये सारी बातें हम कर रहे हैं एक्वियस सॉल्यूशन में, राइट? सो इन एक्वियस सॉल्यूशन बेरिलियम 2+ इज हैविंग वेरी लार्ज हाइड्रेटेड रेडियस, तो उसकी साइज ज्यादा हो गई एंड दैट इज व्हाई बेरिलियम 2+ की मोबिलिटी जो है वो कम हो गई. समझ रहे हो आप? बेरिलियम 2+ की साइज कम है बट इन एक्वियस सॉल्यूशन जो वाटर मॉलिक्यूल उसके पास अट्रैक्ट होते हैं उनको मिला के उसकी हाइड्रेटेड रेडियस बढ़ जाती है. अगर लार्जर हाइड्रेटेड रेडियस है तो उसकी मोबिलिटी कम होगी, राइट? सो वेरी हेवी व्हीकल मूव विद अ स्मॉल स्पीड एज कंपेयर टू द लाइट व्हीकल. ऐसा है यहाँ पे. सो मोबिलिटी ऑफ बेरिलियम 2+ इन एक्वियस सॉल्यूशन, ये सारी बातें हम कर रहे हैं हाइड्रेटेड यानी कि एक्वियस सॉल्यूशन में. सो टॉप टू द बॉटम मोबिलिटी ऑफ हाइड्रेटेड कैटायन विल इंक्रीज क्योंकि बेरिलियम 2+ के पास बहुत कम, बेरियम 2+ के पास बहुत कम वाटर मॉलिक्यूल होंगे, मतलब उसकी हाइड्रेटेड रेडियस कम है तो वो ज्यादा फास्ट मूव कर सकता है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है देखो, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, यानी कि कौन सा कैटायन है जिसके पास ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, वो क्या करेगा, अनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि वो अनायन को पोलराइज करेगा. इसे बोला जाता है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन. तो स्मॉल साइज एंड हाई पॉजिटिव चार्ज, सो स्मॉल साइज के ऊपर अगर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो उसे बोला जाता है ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होना और उस कैटायन की पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा होती है. तो हमें साइज कम चाहिए और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा चाहिए. तो अगर हम देखा जाए यहाँ पे, सो बेरिलियम 2+ की साइज सबसे कम है तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी. यही अगर आप डिफरेंट पॉजिटिव चार्जेस में कंपेयर करोगे, सो एल्यूमिनियम 3+ विल हैव द हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर
देन मैग्नीशियम 2+, देन सोडियम प्लस। तो इस तरह ये भी ट्रेंड है पोलराइजिंग पावर की। अब यहाँ पे देखो, पोलराइजिबिलिटी ऑफ अनायन, मतलब अनायन, कौन सा अनायन ऐसा है कि जो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली कैटायन की तरफ अट्रैक्ट होने देगा। तो ऐसा अनायन जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जिसकी साइज ज्यादा है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन कैटायन की तरफ जाने दे सकता है। तो ऐसा अनायन है आयोडीन I-, एंड हेंस द पोलराइजिबिलिटी ऑफ I- इज मैक्सिमम। F- तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा। एंड नाउ कंबाइनिंग दीज टू कॉन्सेप्ट, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन एंड पोलराइजिबिलिटी ऑफ अनायन, इन दोनों को मिला के एक कॉन्सेप्ट बनता है, उसका नाम है कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, सो कोई मॉलिक्यूल दिए हैं आपको, देखो लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अब इसमें हमें देखना है किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। सो कोवेलेंट कैरेक्टर इज मैक्सिमम व्हेन पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन इज मैक्सिमम एंड पोलराइजिबिलिटी ऑफ अनायन इज मैक्सिमम। हमें दो चीजें चाहिए, कैटायन एंड अनायन को मिला के जो कंपाउंड बना है उसमें कैटायन अगर ज्यादा पोलराइजिंग पावर वाला है, मतलब स्मॉल साइज का कैटायन है, और अनायन अगर उसकी पोलराइजिबिलिटी ज्यादा है, मतलब ज्यादा साइज का अनायन है। सो इफ कैटायन इज स्मॉल, anion is large, then compound of these two ion is having more covalent character। तो यहाँ पे देखो लिथियम तो सब जगह पे कॉमन है, बट अब हम कंपेयर करेंगे अनायन के बीच में। अनायन की साइज कैसे चाहिए, ज्यादा चाहिए। सो लिथियम आयोडाइड, इसमें आयोडीन की साइज ज्यादा है, सो द लिथियम आयोडीन विल हैव हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर। समझ रहे हो आप, कैटायन शुड बी स्मॉल, anion should be large, then percentage of covalent character in that compound is high। दूसरी एक कंडीशन होती है चार्ज की। चार्ज की कंडीशन कैटायन एंड अनायन दोनों के लिए सेम है। वो ऐसी है कि पॉजिटिव चार्ज शुड बी हाई एज वेल एज नेगेटिव चार्ज शुड बी हाई। ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव चार्ज अगर वो आयन कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो ये तीन कंडीशन आपको याद रखनी है, कैटायन साइज शुड बी स्मॉल, anion size should be large and charge on cation and anion should be high, then covalent character is maximum in that compound। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अब अनायन सेम है, क्लोरीन है, सो वी विल कंपेयर इन बिटवीन कैटायन। कैटायन में सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीशियम के 2 पॉजिटिव चार्जेस है, एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्जेस है। अभी हमने कंडीशन डिस्कस की थी, चार्ज ऑन कैटायन एंड अनायन शुड बी लार्ज। सो लार्ज चार्ज वाला कैटायन कौन है, एल्यूमिनियम 3+, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। अब कोवेलेंट कैरेक्टर को हम आगे जाके लिंक करेंगे मेल्टिंग पॉइंट के साथ। समझ रहे हो आप, ये सारी चीजें एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। सो कोवेलेंट कैरेक्टर इज अल्टीमेटली रिलेटेड टू द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड। अब आप मुझे बताओ विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड? यस, दैट इज आयोनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। तो अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है ना, तो अल्टीमेटली उसमें आयोनिक कैरेक्टर कम होता है, राइट? तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होना मतलब आयोनिक कैरेक्टर कम होना, मतलब मेल्टिंग पॉइंट कम होना, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। अब आयोनिक कैरेक्टर ही कम है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा, यानी कि वो कंपाउंड जल्दी से मेल्ट हो जाएगा क्योंकि उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। समझ रहे हो? तो जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो यहाँ पे देखो मेल्टिंग पॉइंट, अब कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा लिथियम आयोडीन में है, तो लिथियम आयोडाइड का मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया। देख रहे हो आप, कोवेलेंट कैरेक्टर इज लीस्ट इन लिथियम फ्लोरीन, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो गया। सेम टू सेम कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ AlCl3 इज हाईएस्ट, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट लोएस्ट होगा। So all these things are, all these periodic trends are related to each other. Now let us see the next periodic trend. So चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करो और वीडियो को शेयर करते रहो। Now see what is this? Solubility in non-polar solvent. अब देखो अभी तक हमने क्या देखा था, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा किस में है? When cation is small, anion is large, then covalent character is large. So see, there is one rule, like dissolves like. अगर कंपाउंड में आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। अगर कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा।
हमें ये पता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे निकालना है. सो इफ कंपाउंड इज हैविंग मोर कोवेलेंट कैरेक्टर देन इट इज मोर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट. ठीक है. सो लिथियम आयोडाइड एंड लिथियम फ्लोराइड, इन दोनों में किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है? लिथियम आयोडाइड का. स्मॉल कैटायन, लार्ज अनायन. कैटायन तो सब में सिमिलर है, बट लार्ज अनायन इज आयोडीन एंड लिथियम आयोडाइड इज हैविंग हायर कोवेलेंट कैरेक्टर. So this compound will be soluble in non-polar solvent. So this is the order of solubility in non-polar solvent. अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछा गया है कि solubility in polar solvent की ऑर्डर क्या है, so polar solvent में वो कंपाउंड soluble होगा जिसका आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है. आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर कम. तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम है लिथियम फ्लोराइड का, तो ये ऑर्डर एग्जैक्टली रिवर्स हो जाती if the question is solubility in polar solvent. So just remember the rule, like dissolves like. ठीक है. तो इस एक ट्रेंड से कई सारे ट्रेंड ऐसे आप बना सकते हो. तो सेम टू सेम ट्रेंड बनेगी solubility in polar solvent. ठीक है. अब ये जो कोवेलेंट कैरेक्टर के रूल देखे हमने, इसको बोला जाता है फजान्स रूल. राइट. स्मॉल कैटायन, लार्ज अनायन, मोर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, then covalent character will be more. These all rules are called as Fajans rules. तो ये आपको याद रखने हैं. ठीक है. अब देखो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट. तो थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लाई हूँ. थर्मल स्टेबिलिटी कैसे आपको पता होनी चाहिए. सो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड इन विच अनायन इज मोनोएटॉमिक. ये क्या है? नाइट्राइड है. ये क्या है? ऑक्साइड है. देन द थर्मल स्टेबिलिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैटिस एनर्जी. मोनोएटॉमिक अनायन होना चाहिए. राइट. अब देखो ये 10th एग्जांपल पहले देखो. हियर अनायन इज N3- मतलब नाइट्राइड मोनोएटॉमिक अनायन है. थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी. लैटिस एनर्जी मतलब कैटायन एंड अनायन का बॉन्ड कितना स्ट्रांग है. कैटायन एंड अनायन का बॉन्ड तब स्ट्रांग होता है जब कैटायन स्मॉल साइज का है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है. राइट. सो द बेरिलियम 2+ is having the highest magnitude of lattice energy with nitrogen. So Be3N2 की लैटिस एनर्जी ज्यादा है, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा है. देन टॉप टू द बॉटम लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस एंड थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्राइड आल्सो डिक्रीजेस. समझ रहे हैं आपको. अब और एक एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे. पहले तो ये है मोनोएटॉमिक अनायन, कार्बोनेट है पॉलीएटॉमिक अनायन CO3 2-. सो व्हाट इज रूल फॉर पॉलीएटॉमिक अनायन? थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर. मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर अगर ज्यादा है तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी. और हमें पता है कोवेलेंट कैरेक्टर फजान्स रूल से किसका ज्यादा होगा? जहां पे कैटायन की साइज स्मॉल है. तो देखो यहाँ पे लिथियम कार्बोनेट, लिथियम की साइज सबसे कम है एज कंपेयर टू सोडियम एंड पोटेशियम. तो लिथियम कार्बोनेट में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा और उसकी थर्मल स्टेबिलिटी लीस्ट होगी. वैसे ही बेरिलियम 2+, बेरिलियम इज स्मॉलेस्ट इन साइज, तो बेरिलियम कार्बोनेट में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा और उसकी थर्मल स्टेबिलिटी लेस होगी बिकॉज थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोवेलेंट कैरेक्टर इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक अनायन. अब आपको वैसे भी याद रखना है कि टॉप टू द बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 1 कार्बोनेट एंड ग्रुप 2 कार्बोनेट इंक्रीजेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब तक जो हमने थर्मल स्टेबिलिटी के एग्जांपल देखे उनमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कार्बोनेट का. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. सो द थर्मल स्टेबिलिटी, नोट डाउन करो ये स्टेटमेंट, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 1 कार्बोनेट एंड ग्रुप 2 कार्बोनेट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू द बॉटम. समझ रहे हो आप? In case of alkali metal and alkaline earth metal carbonate, thermal stability increases from top to the bottom. ठीक है. Now अगर और एग्जाम्पल हमें लेना है, सपोज 11th एग्जाम्पल हम लेते हैं NaO2 KO2 RbO2. So here the anion is O2-. O2- is nothing but superoxide. So it is a polyatomic anion. So thermal stability is inversely proportional to the covalent character. Covalent character सबसे ज्यादा किसमें है? यहाँ पे Na+, क्योंकि साइज ऑफ कैटायन शुड बी स्मॉल. तो अगर इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी बिकॉज बोथ दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल.
then this will be the order of thermal stability in case of superoxide of group 1 metal. ठीक है, क्लियर है सबको? अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं और इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स, ये नोट डाउन करो और चैनल को सब्सक्राइब करो. नाउ सी द एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर. अब हम क्या देख रहे हैं कि सारे टाइप के एसिडिक एंड बेसिक ट्रेंड्स हम देखेंगे. ठीक है, सो सी हियर एसिडिक ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड्स. सो ये आपको दिख रहा है ग्रुप 14 का कार्बन है, 15 का नाइट्रोजन, 16 का ऑक्सीजन, 17 का फ्लोरीन. व्हाट इज हैपनिंग? लेफ्ट टू द राइट एसिडिक ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड इज इंक्रीजिंग. सो CH4 to HF. अगर आप सेकंड पीरियड के सारे एलिमेंट के हाइड्राइड्स लेते हो तो उनकी एसिडिक ऑर्डर इंक्रीज होगी. सेम वे कार्बन ग्रुप 14 का एलिमेंट है, सिलिकॉन ग्रुप 14 में ही उसके नीचे है, जर्मेनियम एंड टीन. टॉप टू द बॉटम ऑल्सो acidic character of hydride increases. That is why I am taking this trend. So left to right acidic character of hydride increases, top to the bottom acidic character of hydride also increases. ठीक है, समझ रहे हो आप? अब देखो हाइड्राइड है ना, ये सारे के सारे हाइड्राइड्स है, so they are going to release H minus. They are going to release H minus. राइट, अब देखो यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड अनायन. तो CH4 का CH3 माइनस बनाया, NH3 का NH2 माइनस, H2O का OH माइनस, HF का F माइनस. इनकी बेसिक ऑर्डर इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द एसिडिक ऑर्डर. सो लेफ्ट टू द राइट बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड अनायन डिक्रीज होता है और लेफ्ट टू द राइट एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड इंक्रीज होता है. ठीक है, अब देखो वैसे ही टॉप टू द बॉटम ऑल्सो बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड डिक्रीज होता है, क्योंकि टॉप टू द बॉटम एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड इंक्रीज होता है. सो द बेसिक कैरेक्टर टॉप टू द बॉटम नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, they are from group 15 and top to the bottom basic character of hydride anion decrease होता है. So acidic character left to right top to bottom increase ही होता है, basic character left to right top to bottom decrease ही होता है. Done. Now we are moving towards reducing power of hydride. So there is difference between basic order and reducing power. So reducing power of hydride is because of release of H minus ion. तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टील, इनमें से H minus ion जो जल्दी रिलीज कर सकता है उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है. So we know that as the size of central atom increases, the bond length between central atom and hydrogen also increases. So it is easy to break the bond where bond length is high. अब bond length कब ज्यादा होगी? जब एटम की साइज ज्यादा होगी. So top to the bottom size of atom increases, bond length between atom and hydrogen increases. It is easy to release hydride anion and this element develop positive charge. तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, हाइड्राइड रिलीज होता है and that is why reducing power of hydride increases. तो देखो बेसिसिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीज होती है, बेसिसिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीज होती है बट रिड्यूसिंग पावर ऑफ हाइड्राइड इंक्रीज होती है. तो बेसिसिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीज क्यों होती है? तो इसका और एक रीजन भी है क्यों ये बेसिसिटी डिक्रीज होती है. अगर आप सपोज इसकी जगह पे मैं हेलोजन की ट्रेंड लिखती हूँ, हेलोजन्स की, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, व्हाट वी से बेसिसिटी ऑफ halide anion decreases top to the bottom. What happen? Basicity is because availability of this negative charge. अगर ये नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन को अवेलेबल है तो उसकी बेसिसिटी ज्यादा है, राइट. बट व्हाट हैपन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जितनी ज्यादा साइज है ना उतना ज्यादा ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होता है ओवर द एम्प्टी ऑर्बिटल. ठीक है, सो एज साइज इंक्रीजेस द नेगेटिव चार्ज become more delocalized and it is not available for proton. अगर वो नेगेटिव चार्ज अवेलेबल नहीं है तो बेसिक कैरेक्टर कम है. लेविस बेसिसिटी का डेफिनेशन ही है कि लेविस बेस गिव्स और डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, लेविस एसिड एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर. सो लेविस बेस ये नहीं हो सकता ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकलाइज है and that is why top to the bottom basic character decreases. But
रिड्यूसिंग पावर क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि H- जल्दी रिलीज हो सकता है। रिड्यूसिंग पावर, H- इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। आपने देखा होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, सोडियम बोरोहाइड्रेट, ऑल दीज रिड्यूसिंग एजेंट they releases H- hydride because it is the strongest reducing agent and that is why top to the bottom reducing power of hydride increase होती है। इसलिए मैंने ये सब एक जगह पे लिया कि आपका बाद में confusion ना हो। Now you can compare these trend very well। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखो, basicity of hydroxide। So top to the bottom lithium, sodium, potassium, beryllium, magnesium, calcium, basicity of compound hydroxide increases। टॉप टू दी बॉटम दिस हाइड्रोक्साइड कैन बी रिलीज इजीली। ज्यादा हाइड्रोक्साइड रिलीज होना यानी कि ज्यादा बेस है वो, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है वो। सो टॉप टू दी बॉटम बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस। ठीक है, नाउ बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड, हमें ये पता है कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, राइट। सो लेफ्ट टू राइट जैसे ही हम पीरियोडिक टेबल में जाएंगे, लेफ्ट को सारे मेटल है, राइट को नॉन मेटल है, तो लेफ्ट टू द राइट बेसिक कैरेक्टर कम होगा और एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड ज्यादा होगा। ठीक है, सो सिमिलर वे यहाँ पे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, दिस इज ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 2, दिस इज ग्रुप 13। लेफ्ट टू द राइट एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस, क्योंकि ये नॉन मेटल की तरफ हम जा रहे हैं, दैट इज वाई बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। नाउ इन अ सेम ग्रुप टॉप टू द बॉटम मेटालिक नेचर इंक्रीजेस। यू नो The bottom element are more metallic in nature, तो उनके ऑक्साइड भी ज्यादा बेसिक होंगे, that is why lithium, sodium, potassium, rubidium, top to the bottom basic character of oxide increases। Understood? Next is oxoacid। oxoacid की acidic strength, so HClO, HClO2, HClO3, HClO4, these are oxoacids of chlorine, and as the number of oxygen atom in oxoacid increases, the acidic strength of these oxoacid also increases। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, जैसे ही ऑक्सीजन ऐड हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल इंक्रीज होती है। आप कैलकुलेट कर सकते हो, दिस इज HClO, HClO, सो ClOH, यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। HClO2 यहाँ पे कैसे होगा देखो, HClO2, यहाँ क्लोरीन के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज होंगे, वैसे ही यहाँ पे होते हैं 5, यहाँ पे है 7। सो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सोएसिड आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, वैसे ही अगर ऑक्सोएसिड आप लेते हो, ये ग्रुप 15 का है, ये ग्रुप 16 का है, ये ग्रुप 17 का है, सो लेफ्ट टू द राइट acidic strength of oxoacid also increases if you take same period element and go left to the right। Done? So write down these trend. Now we will move towards next trends। Now see the next part। The next order is पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ ऑर्बिटल। मतलब कौन सा ऑर्बिटल न्यूक्लियस के क्लोज में है उसको बोलते हैं पेनिट्रेटिंग पावर। सो एस ऑर्बिटल इज मोर क्लोजर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, सो पेनिट्रेटिंग पावर इज हाईएस्ट फॉर एस एंड इट इज लोएस्ट फॉर एफ ऑर्बिटल। नेक्स्ट ट्रेंड इज शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। मतलब न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इनके बीच ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन कौन से इलेक्ट्रॉन तैयार करते हैं, वो भी होते हैं एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो न्यूक्लियस के क्लोज है। सो न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में ज्यादा डिस्टर्बेंस लाने वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल के होते हैं। सो SPDF ट्रेंड इज सेम। नेक्स्ट इज परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। So the percentage of S character is highest in sp hybridized orbital 50% होता है, उसके बाद sp2 hybridized orbital 33.3%, उसके बाद sp2 में 33.3, sp3 में होता है 25% S character। ठीक है, वैसे ही percentage of S character is maximum in triple bond, then lone pair, then double bond, and percentage of S character is least in electronegative atom। ये जो ट्रेंड है ना सेकंड वाली, ये इंपॉर्टेंट है टू कंपेयर बॉन्ड एंगल बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल, राइट। इसके अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो हम नया वीडियो बनाएंगे इसका। ना यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है हार्ड सॉफ्ट एसिड, हार्ड सॉफ्ट बेस, क्योंकि नेक्स्ट जो ट्रेंड आने वाली है हमारी वो डिपेंडेंट है ऑन दिस चार्ट।
तो इस चार्ट में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा चार्ट मैंने बनाया है। अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो मिस्टर एंड टार इस बुक में अच्छे से डिटेल में चार्ट दे के रखा है कि इंटरमीडिएट कौन है, ज्यादा हार्ड ज्यादा सॉफ्ट कौन है। ठीक है, अभी देखो हार्ड एसिड, एसिड में मेटल आते हैं, ठीक है ना, एसिड में मेटल आते हैं। सो हार्ड एसिड सारे ग्रुप 1 के मेटल को, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, ऑल ग्रुप 1 मेटल एज वेल एज ऑल ग्रुप 2 मेटल, बेरिलियम 2 प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस आर हार्ड एसिड। इसके साथ साथ जिनका पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, एल्यूमिनियम 3 प्लस, क्रोमियम 3 प्लस, Fe3 प्लस एंड प्रोटॉन इज हार्ड एसिड। सॉफ्ट एसिड में डी ब्लॉक के हाइयर ट्रांजिशन एलिमेंट आते हैं विथ कॉपर। कॉपर तो 3D है, दैट इज नॉट अ हाइयर ट्रांजिशन, बट कॉपर प्लस देन सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, पैलाडियम, मर्क्यूरी, दीज आर हाइयर ट्रांजिशन एलिमेंट, दे आर बिलोंगिंग टू द सॉफ्ट एसिड। ठीक है, यहाँ पे देखो हार्ड बेस में कौन आता है, ऑल द नाइट्रोजन कंटेनिंग एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग, फॉर एग्जांपल NH3, H2O, OH माइनस, NH2 माइनस, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, ये है हार्ड बेस। अब सॉफ्ट बेस होते हैं कि जिनकी साइज ज्यादा है, तो साइज ज्यादा होती है आयोडीन की, सल्फर की, H माइनस इज कंसिडर्ड एज अ सॉफ्ट बेस। इसके अलावा जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो सॉफ्ट बेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल साइनाइड, पाई बॉन्ड है 2, HS माइनस, सल्फर की साइज ज्यादा है, मिथाइल साइनाइड, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है, कार्बोनिल, PR3, फॉस्फोरस की साइज ज्यादा है। सो दीज आर सॉफ्ट बेसेस। नाउ लेट अस लर्न द ट्रेंड related to the hard soft acid base principle, hard soft acid base concept, HSAB concept. ठीक है, so just note it down. Now see these examples carefully. I am going to teach you one concept that hard acid and hard base, this combination is stable. So the combination of hard acid plus hard base is stable and combination of soft acid with soft base is stable. Combination of soft acid with soft base is stable. तो देखो हार्ड एसिड अगर फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम 3 प्लस NH3 के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो स्टेबल होगा एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम 3 प्लस एंड साइनाइड। सो वैसे ही लिथियम अगर है, सो लिथियम हाइड्रोक्साइड वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू लिथियम सल्फाइड, क्योंकि लिथियम हार्ड है तो हार्ड बेस के साथ जो वो कंपाउंड बनाएगा उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। वैसे ही है कि सॉफ्ट एसिड अगर ये सिल्वर है, सिल्वर अगर सल्फर के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो स्ट्रॉन्ग होगा, बट सिल्वर अगर OH हाइड्रोक्साइड के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो वीक होगा, क्योंकि सिल्वर सॉफ्ट है, हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग है। सॉफ्ट एसिड अगर आप लेते हो तो बेस भी सॉफ्ट लेना पड़ेगा, हार्ड एसिड अगर आप लेते हो तो बेस भी हार्ड लेना पड़ेगा, तभी वो कॉम्बिनेशन स्टेबल होगा, अदरवाइज अनस्टेबल होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट वी विल मूव टुवर्ड्स आवर पीरियोडिक ट्रेंड। सो सी, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो वो कंपाउंड वाटर में ज्यादा सोल्यूबल होगा, मतलब हार्ड एसिड ने हार्ड बेस के साथ अगर कंपाउंड बनाया है तो वो लेस सोल्यूबल होगा क्योंकि स्टेबल है, अगर इसके अपोजिट है तो वो ज्यादा सोल्यूबल होगा। वैसे ही देखो सिल्वर ने आयोडीन के साथ बॉन्ड बनाया है, सिल्वर इज सॉफ्ट, आयोडीन इज सॉफ्ट, सो दैट कंपाउंड इज स्टेबल, दैट कंपाउंड इज स्टेबल। सो AgI इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू AgOH। सिल्वर सॉफ्ट है, हाइड्रोक्साइड हार्ड है तो वो कम स्टेबल है। वैसे ही एल्यूमिनियम 3 प्लस हार्ड है, सल्फर सॉफ्ट है, सो एल्यूमिनियम एंड सल्फर का बॉन्ड वीक होगा, दिस कंपाउंड इज लेस स्टेबल। Ag सिल्वर क्या है, यहाँ पे देखो सिल्वर इज सॉफ्ट, सल्फर इज सॉफ्ट, सो सॉफ्ट प्लस सॉफ्ट ये कंपाउंड जो है ये स्टेबल होगा, ये बॉन्ड जो इन्होंने बनाया है वो स्ट्रांग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सोल्यूबिलिटी ऑफ लिथियम हैलाइड इन वाटर, तो जिस लिथियम हैलाइड ने हमारा रूल फॉलो किया है हार्ड प्लस हार्ड या फिर सॉफ्ट प्लस सॉफ्ट, वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा और लेस सोल्यूबल होगा। सो सी, लिथियम हार्ड मेटल है, हार्ड एसिड है, सारे अल्कली मेटल हार्ड है, और इनमें से हार्ड बेस कौन है, देखो यहाँ पे हार्ड बेस में ये एग्जांपल ऐड करो आप, F माइनस इज हार्ड, वेरी हार्ड, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। सो लिथियम ने
फ्लोरीन के साथ ये जो कंपाउंड बनाया है, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस. सो दिस इज स्टेबल कंपाउंड एंड इट इज लीस्ट सोल्यूबल कंपाउंड. दिस इज लीस्ट सोल्यूबल कंपाउंड. लिथियम हार्ड है, आयोडीन सॉफ्ट है, सो दिस इज हाईली सोल्यूबल कंपाउंड और इट इज सोल्यूबल कंपाउंड. इट इज सोल्यूबल कंपाउंड. हो सकता है कि ये इनसोल्यूबल है, हो भी सकता है. ठीक है, अब देखो सोल्यूबिलिटी ऑफ सिल्वर हैलाइड इन वाटर. सिल्वर इज अ सॉफ्ट एसिड. सिल्वर इज अ सॉफ्ट एसिड, तो हमें चाहिए सॉफ्ट बेस. सिल्वर सॉफ्ट है, आयोडीन सॉफ्ट है, तो ये जो कंपाउंड है ये स्टेबल है और लेस सोल्यूबल है. सिल्वर सॉफ्ट है, फ्लोरीन हार्ड है, तो ये जो कंपाउंड है ये क्या है, ज्यादा सोल्यूबल है. समझ रहे हो? वैसे ही सिल्वर सॉफ्ट है, ऑक्सीजन हार्ड है. सॉफ्ट प्लस हार्ड कॉम्बिनेशन मीन्स सोल्यूबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन फेवरेबल नहीं है. समझ रहे हो? अब सॉफ्ट प्लस सॉफ्ट कॉम्बिनेशन इज फेवरेबल एंड दैट इज व्हाई सोल्यूबिलिटी इज लेस. यहां पे देखो आयरन इज प्रेजेंट इन 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. इट इज प्रेजेंट इन 3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट. मीन्स दिस इज हार्ड एज कंपेयर टू Fe+2. ये ज्यादा हार्ड है एंड हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो हार्ड. सो Fe3+ एंड हाइड्रोक्साइड, ये जो कंपाउंड है ये ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब इसकी सोल्यूबिलिटी जो है ये कम होगी. सो दिस ट्रेंड इज अबाउट दी सोल्यूबिलिटी. तो अभी आप हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट एक्चुअल एग्जाम्पल में कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में पता चल गया. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सिखाया जाएगा, जब आप एसिड बेस केमिस्ट्री इन इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू सीखोगे, तो ये सारी बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस भी इसके ऊपर एग्जाम में आते हैं. सो नोट इट डाउन केयरफुली. नाउ जिन्होंने भी साइफ्लाई केमिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन रखो ताकि कोई वीडियो मिस ना हो. अगर आप सेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो वी हैव स्टार्टेड दिस सेट क्रैश कोर्स एज वेल एज सेट टेस्ट सीरीज, जिसमें टॉपिक वाइज प्लस मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे विद सॉल्यूशन. उसके डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में देख के रखती हूँ, आप कांटेक्ट करके कभी भी वो डिटेल्स पूछ सकते हो. So thank you so much for this lecture. Let us meet in our next video. Thank you.